हाथरस में दरिंदगी की इंतहा के बाद जो कुछ हुआ वो सब सवालों के घेरे में है। चाहे पुलिस का रवैया हो, रात के अंधेरे में बेटी का अंतिम संस्कार करना हो, या फिर अब जिलाधिकारी डीएम का परिवार को धमकी देना, हर बात पर सवाल उठे। लेकिन सवाल सिर्फ हाथरस, बलरामपुर या राजस्थान के बारां का नहीं है। सवाल उस हर जगह का है जहां दरिंदे बेटियों की इज्जत से खेलकर उन्हें बेरहम मौत दे रहे हैं और सियासतदान सड़क पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यूपी से राजस्थान तक शहर बदलते हैं, दरिंदे बदलते हैं, बेटियों की किस्मत नहीं बदलती। ठाकुर दलित हो जाता है, हिंदू मुसलमान का एंगल निकल आता है। संदीप, रामू, रवि, लौकुश हो या साहिल शाहिद, रेप पर तेरा राज्य मेरा राज्य के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन बेटियों से बेरहमी की इंतहा नहीं बदलती। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? प्रदेश का मुखिया कोई भी हो, जवाब तो देना पड़ेगा। मगर जवाब देना कौन चाहता है? खुल्लम खुल्ला राजनीति हो रही है। भरी दोपहर में राहुल प्रियंका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए पैदल हाथरस जाने की जिद पर अड़ गए। बीच रोड में धक्का मुक्की तक हो गई। राहुल का रास्ता रोकने पुलिस अफसर आए तो राहुल ने खुद हाथ से उन्हें दूर धकेलना चाहा। इसके बाद हंगामा बढ़ा, धक्का मुक्की बढ़ी तो राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। लेकिन सियासी स्कोर को सेट करने की ऐसी जिद पहले नहीं देखी। राहुल गांधी को गिरफ्तार तक करना पड़ गया। राहुल गांधी है, यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो पुलिस ने किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो हैं, यहाँ पर तमाम नेताओं के साथ जो है राहुल गांधी हाथरस के लिए मार्च कर रहे हैं और पुलिस जो है वो लाठी डंडों के साथ यहाँ पर जो है राहुल गांधी के साथ राहुल लाठीचार्ज तक हो गया। यहाँ पर राहुल पुलिस जिस तरीके से राहुल गांधी लोग हैं, लाठीचार्ज यहाँ पर लाठी हाथ में लेकर के जो है वो कांग्रेस के नेताओं को घेरा हुआ है पुलिस ने। राहुल यहाँ पर जो है हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो राहुल गांधी को घेरे हुए हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी हालांकि कैमरे पर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन सा नया कानून है? इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं। कहानी सिर्फ हाथरस भर की नहीं है। हैवानियत की वारदात ने सिर्फ हाथरस को नहीं हिलाया। लखनऊ से महज 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर में जो कुछ हुआ उसने इंसानियत पर कलंक लगा दिया। बलरामपुर के गैंसड़ी में एक 22 साल की बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप है। जहर का इंजेक्शन लगाने का दावा है। आरोप यह भी है कि लड़की के कमर और दोनों पैर तक तोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते वो बेटी तड़प तड़प के मौत के मुंह में समा गई। परिवार ने बताया, मौत से पहले बेटी ने सिर्फ कहा, बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं बच नहीं पाऊंगी। खुद इस परिवार ने इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा को बेटी के साथ हुई क्रूरता की पूरी दास्तान बताई। जहाँ सीट पैर रखते हैं वहीं पे उसको पागल के तरह हो गई थी एकदम। हाँ, एकदम पैर वैर में कोई ताकत नहीं था उसका, जैसे लगा टूटा हुआ सब लुंज है एकदम पैर कमरे।
तब हम गए देखे, फिर उसके पापा देखे, फिर उठाने लगे, फिर उसके कोई ताकत ही नहीं था। फिर उसके पापा बेहोश थी वो? बेहोश नहीं थी, ताकती थी, बैठे। हाँ, बेसुध थी। वो आपको देख रही थी, पहचान रही थी, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं? हाँ, ताकत नहीं था उसके शरीर में, निगाह उगाह से चढ़ी चढ़ी थी। तब उसके पापा गोद में उठा के लाए, सुलाए यहाँ पे। फिर हम मुंह धुलाए, हम कहे बेटा तुम यहाँ से तो ठीक ठीक गई थी, क्या हो गया तुम्हें? फिर मुंह धुलाए, थोड़ा बेना होना होके हम कहे बताओ बेटा क्या हो गया था? लेगी होगी सब भीगी हुई थी, जूती पहन के गई थी, पैर में जूती भी नहीं थी, मोजा भी नहीं, मोजा था उस पन्नी था, उसी में मोजा रखा हुआ था। उसके हाथ में बीगो लगा हुआ था। वही जो इनकी मम्मी बता रही है कि हमें घसीट के लेके गया और मैं आ रही थी, वहाँ से हमें गाड़ी पे बैठाया और फिर लेके गए, इंजेक्शन लगा दिए, बीगो उसके हाथ में लगा हुआ था। सर जी ज्यादा लोग इस मामले में? बिल्कुल सर, हमें लग रहा है वो कम से कम 6 से 7 लोग थे। हम क्योंकि इतना जानते हैं कि सर कोई भी है, दो आदमी 3 आदमी ये काम नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं इतना जानता हूँ 6 से 7 लोग हैं। और सर जी पता नहीं हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में घर पे कि भागे हुए हैं। आरोप साहिल और शाहिद नाम के इन्हीं 2 दरिंदों पर लगा है। बलरामपुर पुलिस ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से इन दरिंदों की तस्वीरें जारी की। अपने माँ बाप को उसने इतना भर बताया कि उसका अपहरण किया गया था और उसमें 5 से 6 लोग शामिल थे। बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि जिन लोगों ने युवती का अपहरण किया था उन्होंने एक स्थानीय डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन डॉक्टर ने युवती की हालत देखने के बाद कहा कि युवती अकेली है और यहाँ सिर्फ मर्द हैं, मैं इलाज नहीं कर सकता। और उसके बाद वो युवती एक रिक्शा में बिठा दी गई, 2 बच्चे उसके साथ बिठाए गए और उस युवती को उसके घर भेज दिया गया। परिवार वाले यहाँ स्थानीय डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन यहाँ कोई इलाज नहीं मिल पाया। बलरामपुर भेजा गया और बलरामपुर यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने से पहले बच्ची ने अंतिम सांसें ली। और अब परिवार की मांग है कि उन्हें न्याय मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है। साहिल और शाहिद नाम के 2 शख्स हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन परिवार का कहना है कि पुलिस को पता लगाना चाहिए कि इस अपराध में सिर्फ 2 ही लोग शामिल थे या कहीं ज्यादा, जैसा कि बच्ची ने अपनी मां को बताया था कि 5 से 6 लोगों ने गाड़ी में उसका अपहरण किया। हालांकि पुलिस अफसरों ने तुरंत इस बात को नकार दिया कि पीड़िता के साथ हाथ पैर और कमर तोड़ने जैसी कोई वारदात हुई। हैरानी इस बात पर भी है कि हाथरस की तरह बलरामपुर की बेटी का भी अंतिम संस्कार आनन फानन में करवा दिया गया और यह सब कुछ हुआ रात के अंधेरे में। सवाल उठे कि जब हिंदू संस्कृति में रात को अंतिम संस्कार नहीं होता है तो क्यों किया गया? ये सवाल जब हमने परिवार से पूछा तो परिवार ने किसी भी दबाव से इनकार किया और कहा कि चूंकि बच्ची की मौत हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था और पोस्टमार्टम के बाद शव ऐसी हालत में था जिसे सुबह तक नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए अंतिम संस्कार रात को 10:30 से 11 के बीच किया गया। परिवार किसी भी तरह के दबाव से इनकार कर रहा है। लेकिन आप सोचिए इस बेटी पर क्या बीती होगी। वैसे ही हाथरस की निर्भया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब यह पहली बार पता चल रहा है कि उसके साथ तो हैवानियत की हदें पार कर दी गई और यह सारी जानकारी सुनकर आप दहल उठेंगे। रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में दर्ज है कि 14 सितंबर की सुबह दरिंदों ने उस लड़की को कितना दर्द दिया। इसके बावजूद हाथरस की निर्भया जिंदगी और मौत से जूझती रही। इन 14 दिनों में कभी ऑक्सीजन के लिए तड़पी, कभी गर्दन और रीढ़ के दर्द से कराही। आप ये रिपोर्ट देखिए और उस बेटी की मौत की आप असल वजह जान पाएंगे। हाथरस की निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। डेथ समरी देश को हिला देने वाली दर्दनाक दास्तान बयां करती है। 14 सितंबर को दिन दहाड़े सरेआम हाथरस में उस बेटी के साथ वो हैवानियत हुई कि आप सुनकर दहल जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित की गर्दन पर सामने से लिगेचर यानी गला दबाने के निशान थे। खून के बहाव के साथ गर्दन और रीढ़ को जोड़ने वाली हड्डी में फ्रैक्चर था। रिपोर्ट में मौत की वजह हमले की वजह से सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन में चोट को बताया गया है। परिवार पहले दिन से कह रहा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी थी, लेकिन पुलिस ने उसके उचित इलाज का इंतजाम तक नहीं किया। उल्टे वो सब करती रही जिसे केस जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके।
जी शरीर की भी टूटी और गर्दन की यहाँ की 3 हड्डियाँ जो मेन जो होती है रीढ़ की हड्डी वो भी टूटी हुई थी और जिसके कारण सांस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। दिल की धड़कन रुक रुक के स्टार्टिंग से चल रही थी। बाजरे का खेत है और आप ये देखें कि जहां पर घटना को अंजाम दिया गया हम वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर आप देखें कि ये बाजरे के जो ये बाजरा है ये सब गिरा हुआ है, टूटा हुआ है और यहाँ पर पीड़िता के साथ आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पीड़िता की मौत हो चुकी है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी ने हाथरस में पीड़िता के गांव में डेरा डाला हुआ है। एक एक बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन आप ये देखें जिस तरीके से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आरोपी जो हैं वो बेखौफ थे और पूरी तैयारी से थे। यहाँ पर आए, पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया और उसके साथ मारपिटाई हुई। हाथरस की निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या? गर्दन पर सामने से लिगेचर, गला दबाने के निशान, जबड़े पर बाईं से दाईं तरफ 15 सेंटीमीटर लिगेचर मार्क, ठुड्डी के 8 सेंटीमीटर नीचे 7 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क, गर्दन की बाईं तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क, गर्दन की दाहिनी तरफ 6 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क, गर्दन के पीछे गला दबाने का निशान नहीं। खून के बहाव के साथ गर्दन और रीढ़ को जोड़ने वाली हड्डी में फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर। मौत की वजह, हमले की वजह से सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन में चोट, लगातार गला घोंटने की वजह से गर्दन पर जख्म के निशान। 29 सितंबर सुबह 6:55 पर हाथरस की निर्भया ने अपनी जान गंवा दी। उसकी टूटी हुई हड्डियां नहीं जुड़ सकी, उसकी कटी हुई जीभ नहीं जुड़ सकी। उसके साथ हुई बेरहमी को हर किसी ने देखा, हर किसी ने समझा। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हाथरस की निर्भया की मेडिकल रिपोर्ट में जो डेथ समरी बताई गई है उसके मुताबिक डॉक्टर्स ने गला दबाने के बाद रीढ़ की हड्डी में जख्म, सेप्सिस और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का इलाज किया। रिपोर्ट में वारदात के तौर पर हाथरस जिले में सुबह 9 बजे रेप और गला दबाने की घटना का जिक्र है। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि मरीज की बिगड़ती हालत के बारे में घर वालों को बताया गया। सही इलाज के बावजूद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई। बचाने की पूरी कोशिश की गई, सीपीआर भी दिया गया, लेकिन जान बचाने की सभी कोशिशों के बावजूद मरीज की 29 सितंबर की सुबह 6:55 पर मौत हो गई। 20 वर्ष की महिला 28 सितंबर को 3:30 बजे नई इमरजेंसी ब्लॉक में न्यूरो सर्जरी के तहत सफदरजंग हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी। उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रेफर किया गया था। भर्ती के समय उनकी कंडीशन बहुत नाजुक थी। उन्हें सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, क्वाड्रिप्लीजिया और सेप्टिसीमिया था। भरसक प्रयास और इलाज के बावजूद उनका कल 29 सितंबर को सुबह 6:55 पर देहांत हो गया। हाथरस की निर्भया की मेडिकल रिपोर्ट, गला दबाने के बाद रीढ़ की हड्डी में जख्म, सेप्सिस, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। हाथरस जिले में 14 सितंबर 2020 को सुबह 9 बजे रेप और गला दबाया। मरीज की बिगड़ती हालत के बारे में घर वालों को बताया गया। सही इलाज के बावजूद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई। सीपीआर दिया गया। जान बचाने की सभी कोशिशों के बावजूद मरीज की 29/9/2020 को सुबह 6:55 पर मौत हो गई। पगडंडियों से होते हुए इस वक्त हम वहां पहुंचे हैं जहां पर हाथरस की निर्भया को उसका अंतिम संस्कार किया गया। यहां पर आप देखें कि भारी सुरक्षा बल के बीच में जो है हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार किया गया था। दरअसल जैसे ही सफदरजंग से एम्बुलेंस हाथरस की निर्भया को लेकर उसके पैतृक गांव पहुंची तो यहां पर आनन फानन में जो है पुलिस ने, यूपी पुलिस ने 29-30 की रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब यहां पर उसका अंतिम संस्कार किया और हवाला दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। इस वजह से जो है आनन फानन में रात को उसका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि पूरे गांव को और जहां पर स्पॉट है उसको यूपी पुलिस ने घेरा हुआ है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो लिहाजा हम भी खेतों के रास्ते जो है यहां तक पहुंचे हैं। आगे जाने की कोशिश करेंगे। आगे एसआईटी क्योंकि जांच कर रही है, एसआईटी की टीम इस वक्त जो हाथरस की निर्भया है उसके पैतृक गांव में है, लोगों से पूछताछ कर रही है। इंसिडेंट की रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। फिलहाल ये वो जगह है जहां पर हाथरस की निर्भया को उसको अंतिम विदाई दी गई, लेकिन आनन फानन में जो विदाई दी गई उसको लेकर यूपी पुलिस इस वक्त
कटघरे में हैं। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर 14 सितंबर को दिन दहाड़े हाथरस की 19 साल की बेटी के साथ वो सब कुछ होता है जो इंसानियत को शर्मसार करता है। लेकिन इन हैवानियत की बलि चढ़ी इस बेटी की चीत्कार, उसका दर्द, उसकी आह दिल्ली वाया लखनऊ 14 दिन बाद पहुंचती है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो पहले दिन से इस घटना से वाकिफ थी, बावजूद उसके ये बेटी अस्पताल दर अस्पताल भटकती है। वक्त रहते उसे ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं कराई जाती और CFSL की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि हाथरस की इस बेटी के साथ रेप नहीं हुआ। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं। अदम्य साहस और जिजीविषा के साथ वो 14 दिन 13 रातों तक मौत को मात देती रही। इस दौरान अस्पताल बदले, डॉक्टर बदले, दवाइयां बदली, लेकिन हाथरस की बेटी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। 14 सितंबर से 29 तारीख की सुबह तक यानी 15 दिनों के बीच यातना और दर्द में जीती पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ, इसके लिए आपको केस की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी जरूरी है। 14 सितंबर सुबह 10 बजे यानी घटना वाली सुबह तकरीबन 10 बजे लड़की को लेकर उसके भाई और पिता थाने पहुंचे। वहां जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कराया, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि पुलिस ने अस्पताल पहुंचाने के लिए उनकी कोई मदद तक नहीं की। भाई और पिता ने थाने से ऑटो बुक किया और वहां से सीधे हाथरस के बागला अस्पताल पहुंचे। 14 सितंबर सुबह 11 बजे, वक्त तकरीबन सुबह 11 बजे का रहा होगा। अस्पताल में डॉक्टरों ने पीड़िता की हालत देख उसे क्रिटिकल बताया, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने की सलाह दी। 14 सितंबर दोपहर 1 बजे के बीच अलीगढ़ रवाना हो गए। पीड़िता को सांस लेने में काफी दिक्कत थी, उसके बावजूद उसे नॉर्मल वार्ड में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन उसे सामान्य देखरेख के साथ बस इंजेक्शन वगैरह देते रहे। 16 से 18 सितंबर तक SDM ऑफिस के बाहर धरना दिया। पुलिस की कार्रवाई ढीली रही। 20 सितंबर 20 तारीख को बयान के लिए टीम आई, लेकिन उसके बाद 20 तारीख को ही मुख्य अभियुक्त संदीप गिरफ्तार। 22 सितंबर को भी बयान लेने के लिए पुलिस टीम आई। 22 तारीख को CO ने पीड़िता का बयान लिया। पीड़िता ने रेप की बात बताई। पीड़िता 22 सितंबर तक नॉर्मल वार्ड में ही रही। 24 सितंबर को अलीगढ़ हॉस्पिटल के ICU वार्ड में शिफ्ट किया गया। 4 दिन के बाद बहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने परिजनों को एक रेफर लेटर देते हुए पीड़ित को फौरन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा। तारीख 28 सितंबर, वक्त सुबह के 11 बजे, जब बेटी फिर से मुस्कुराएगी, इसी उम्मीद में पिता अपनी बेटी को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से लेकर निकलते हैं और सफदरजंग अस्पताल के लिए रवाना होते हैं। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से 3 गाड़ियां रवाना होती हैं, जिसमें से पहली गाड़ी जो कि पुलिस की होती है, जो एम्बुलेंस और परिवार की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही होती है। बीच में एम्बुलेंस होती है जिसमें पीड़िता बदहवास स्थिति में लेटी होती है। वहीं तीसरी गाड़ी जिसमें परिवार से जुड़े हुए लोग बैठे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो गाड़ी है परिवार की और पीड़िता की एम्बुलेंस जो है वो दोपहर के 1:30 बजे 28 सितंबर को ही यहाँ पर पहुँचती है। सफदरजंग अस्पताल का ये वही गेट नंबर 5 है जहाँ से पीड़िता की एम्बुलेंस गुजरती है और यहाँ से बाएं तरफ मुड़कर यहाँ पर जो नया इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है उस तरफ जाती है। वहाँ पर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर न्यूरो विभाग की तरफ जो अटेंडेंट्स हैं वो उसे लेकर जाते हैं और साथ ही न्यूरो विभाग का जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर वार्ड नंबर 102 के बेड नंबर 1 पर उसे लिटाया जाता है। उसे तुरंत वेंटिलेटर पर डाला जाता है। हालांकि डॉक्टर्स की ये नाराज़गी थी कि अलीगढ़ मेडिकल जो कॉलेज था वहाँ से उन्हें कोई भी हेल्थ रिपोर्ट जो है पीड़िता की वो मुहैया नहीं कराई गई थी। 28 तारीख को सफदरजंग अस्पताल में एडमिट हुए। 29 सितंबर सुबह 6:55, जहां 29 सितंबर को सुबह 6:55 पर उसकी मौत हो गई।
धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, रात के 2:30 बजे डॉक्टर्स एक बार फिर से परिजनों को बुलाते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं कि उनकी बिटिया की हालत लगातार बिगड़ रही है। अब उसे बचा पाने की स्थिति में नहीं है, उसकी पल्स गिरती जा रही है, धड़कनें कम हो रही हैं, सांस नहीं ले पा रही है और साथ ही उसका जो हार्ट है वो प्रेशर प्रोसेस करने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में परिवार की चिंता बढ़ती है। बिटिया बिल्कुल भी बोलने की स्थिति में नहीं होती है, लेकिन अगले दिन यानी 29 सितंबर को तड़के 6:55 पर जीवन और मौत के बीच की जंग लड़ती हुई बिटिया जो है वो अपनी जान गंवा देती है। हाथरस के संगीन जुर्म को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। पुलिस की जल्दी से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, चाहे वो जीभ काटने की बात हो, रेप होने की बात हो या समय से ऑक्सीजन मैसर होने की। पुलिस एक के कर तथ्यों को खारिज कर रही है। वीडियो आज सामने आया है और उस वीडियो में पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो जहां तक जीभ कटने की बात थी या काटने की बात थी, वो सरासर गलत थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ ही क्या। पुलिस की सतर्कता, सरकार की संवेदनशीलता से हाथरस की निर्भया को बचाया नहीं जा सकता था। हाथरस के डीएम पीड़िता के परिवार को खुलेआम धमकाते कैमरे में कैद हुए। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें उसके साथ हैवानियत की सच्ची कहानी सामने आई। यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गांव में निर्भया के परिवार के बयान दर्ज किए। शुरू से ही सवालों के घेरे में आई हाथरस पुलिस अब मीडिया को परिवार से नहीं मिलने दे रही। सबसे पहले हाथरस प्रशासन के मुखिया यानी वहां के डीएम प्रवीण कुमार की धमकी सुननी जरूरी है, जो उन्होंने गांव में निर्भया के परिवार को दी। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम हाथरस के डीएम निर्भया के पिता को धमकी दे रहे हैं कि आधी मीडिया चली